हेलो एवरीवन। सो फाइनली इंग्लिश की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर चुके थे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज इसका डे 4 यहाँ पर रहने वाला है। जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं। और जूनियर असिस्टेंट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, वहां पर और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपडेट होती जा रही है, तो जाके जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। आज का तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन जो वोकैब की सीरीज का आज क्वेश्चन नंबर 36 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया अप्रोप्रिएट आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब आप सभी को पता है, अपोजिट मीनिंग बताना है। अंडरलाइन सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। वर्ड आपके सामने है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अपोजिट मीनिंग आपको बता देना है। 4 तरह के ऑप्शन है और सेंटेंस में कहा गया हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स लाइक अल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपोथर्मिया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। यानी कि हाई अल्टीट्यूड की जब क्लाइंबिंग आप करते हो उससे आपको रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, हाइपोथर्मिया या वेदर कंडीशंस की वजह से आपको रिस्क आ जाता है इस तरह से। तो ये सारी बातें करी जा रही हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ यहाँ पे इसको जोड़कर बताया गया है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, मीनिंगफुल हो, जिसका इफेक्ट पड़ सकता है। सिग्निफिकेंट है ना, आपने बड़ी बार सुना होगा। अब ऑप्शन में मैग्निफिशेंट है। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है जो ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल की अगर हम बात करेंगे तो मैग्निफिशेंट आप बोल सकते हैं, कमेंट भी करते हैं। टेम्पस्टस की बात करेंगे, इसका मतलब होता है जो वायलेंट हो, टर्बुलेंट हो, वहां पर हम यूज करते हैं। इनकंसिक्वेंशियल की बात करेंगे, इसका मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो, जिसका इफेक्ट बड़ा कम हो, रेलेवेंस कम हो। तो यानी कि सिग्निफिकेंट तो होगा जो इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, जिसका इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है। तो इसका अपोजिट में इनकंसिक्वेंशियल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसका इफेक्ट कम हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेंटीफुल तो जो आपके पास अच्छे खासे अमाउंट में होगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज ही जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी का एमटीएस वाला एग्जाम, एसएससी का एमटीएस, एसएससी का एमटीएस और सीएचएसएल एग्जाम 2024 में हुए, वहां पर पूछे गए क्वेश्चन आज आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे। क्वेश्चन 37 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा गया है आपको मीनिंग बताना है कि ईडियम का। ईडियम आपके सामने स्क्रीन में, ये अंडरलाइन वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। पूरे सेंटेंस में कहा गया वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर 2 hours, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन। मतलब हम 2 घंटे तक किसी मैटर में डिस्कशन करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये वी टॉक्ड ओवर का मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आर्गू किया, ऑप्शन नंबर बी में डिबेट किया, सी में क्वेल झगड़ा किया, फोर्थ में रिक्वेस्ट करा। तो टॉक्ड ओवर ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। देखो जी, टॉक्ड ओवर का मतलब होता है आप किसी चीज पे थॉरोली डिस्कशन कर रहे हो, कोई डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, टॉक्ड ओवर आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए में आर्गू, आर्गू का मतलब होता है ना कि आप डिसएग्री कर रहे हो, आप उस वजह से आप जो है उसमें डिस्कशन कर रहे हो, मतलब डिसएग्री कर रहे हो, आप समझ रहे हो, एंगर शो कर रहा है। आर्गू जैसे कहते हैं ना, मुझसे आर्गुमेंट मत करो, इस तरह से नेगेटिव वे में हो जाएगा। डिबेट का मतलब है किसी चीज पर डिस्कशन, थॉरोली डिस्कशन वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वही है, हमने 2 घंटे तक बात यानी थॉरोली हमने डिस्कशन वगैरह करी है, तो डिबेट यहाँ पे इसका तो सही मीनिंग हो जाएगा। क्वेल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना, तो 2 घंटे तक झगड़ा करा तो फिर डिसीजन नहीं लिया, ऐसा नहीं होने वाला। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना, तो टॉक्ड ओवर का बेस्ट मीनिंग आपको देखने को मिलेगा डिबेट। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हमारे सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमारे सामने है, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए, आप आराम से देख के इनको समझ भी सकते हो। देखो जी, लाइक अ डाइंग डक इन थंडरस्टॉर्म आप देख के भी समझ सकते हो मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है एक किसी का कंडीशन बताने की कोशिश करो जो बड़ी दयालु कंडीशन किसी की बोल सकते हो, कोई हेल्पलेस कंडीशन में है ना, तो उसकी वो कंडीशन बताने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, आप बोलो लाइक अ डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म। समझ गए हो, यानी कि आप बोल सकते हो जो बड़ा अनहैप्पी हो, बड़ी मिजरेबल कंडीशन में हो, होपलेस कंडीशन में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में डिजेक्टेड और होपलेस, तो यही बेस्ट मीनिंग हमको बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो वोकैबुलरी वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो इन वीडियोस को जो अपने ध्यान से देखते जाना है, समझते जाना है प्रॉपर। अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, वरना नोट्स नहीं बना रहे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, वहां से कवर करते जाना, बट रिवाइज करना बड़ा जरूरी बन जाता है इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन में, आपको एंटोनियम बताना है। अंडरलाइन वर्ड है हिलेरियस, इसका एंटोनियम अपोजिट मीनिंग बता देना है। कहा गया अमित दिस स्टैंड अप कॉमेडियन डिलीवर्ड अ हिलेरियस परफॉर्मेंस।
अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी, अब यहाँ से भी समझ लो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने हिलेरियस परफॉर्मेंस परफॉर्म करी, डिलीवर करी है। तो हिलेरियस का मतलब होता है जो बड़ी फनी हो, जिसकी वजह से लोगों को लॉफ हंसना स्टार्ट कर दे लोग। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हिलेरियस का अपोजिट हो जाएगा सीरियस हो जाएंगे लोग। तो वो अपोजिट में आपको पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। बाकी आइडियोलॉजिकल आपको पता है स्पीड बॉडी का पार्ट आप ऑर्गन आप कह सकते हो। पर्टिनेंट की बात करेंगे, पर्टिनेंट का मतलब होता है जो रेलिवेंट हो, हालांकि ह्यूमर से रिलेट नहीं कर रहा बट रेलिवेंट इसका मतलब है। ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए आपको मैंने बताया कि आप किसी और ऑप्शन की तरफ ना जाओ। जो बेस्ट इसका आंसर है वो सीरियस आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है जो बच्चों ने जूनियर सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी जो चैट सेक्शन है वो 10 बजे ऑन हो जाता है। इवनिंग में भी रात को 10 बजे जो है आपका चैट सेक्शन ऑन हो जाता है, 10 से लेकर 11 बजे तक चैट सेक्शन आपका रहता है। तो टेलीग्राम आप ग्रुप अपने नहीं ज्वाइन करा है, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर जूनियर असिस्टेंट वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी जरूरी बात, आप उस ग्रुप में डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी, सेपरेट ग्रुप बनाए जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए। क्वेश्चन में कहा गया सिनोनिम आपको बताना है, एक अंडरलाइन वर्ड है। वर्ड में कहा गया द ब्राइड हैज एन एक्सक्विसिट फेस, जो ब्राइड है उसका फेस एक्सक्विसिट है। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एवरेज है, प्लेन है, अगली है, ब्यूटीफुल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो जी, एक्सक्विसिट का मतलब होता है जो बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, डेलिकेट हो, सही तरीके से बनाया हो। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम इसका मीनिंग। तो ब्यूटीफुल ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 41 की बात करेंगे। कहा जा रहा है सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है, एक अंडरलाइन वर्ड है, इसका सेम मीनिंग आपको बताना है, क्या हो जाएगा। कहा गया है हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वाज अ मेजर हर्डल इन हर करियर। वो जो पब्लिक स्पीकिंग का डर था ना, वही सबसे बड़ा हर्डल रहा उसके करियर में। अब इस हर्डल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, स्टिमुलस, सपोर्ट, इंकरेजमेंट या ऑब्स्टेकल। करेक्ट आंसर क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। देखो जी, हर्डल का मतलब होता है, हर्डल का मतलब किसी के जैसे रुकावट पैदा कर देना, बैरियर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाना, ये हमारे पास हर्डल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब जो किसी को मोटिवेट करे, इंकरेज करे। तो आपको हर्डल का सिनोनिम बताना, ये तो अपोजिट हो जाएगा। सपोर्ट करना, ये भी अपोजिट हो जाएगा। एनकरेज करना, ये भी अपोजिट हो जाएगा। ऑब्स्टेकल होता है ना हर्डल की तरह, ऑब्स्टेकल रुकावट पैदा कर देना। तो ऑब्स्टेकल ऑप्शन नंबर डी यही इसका सिनोनिम हो जाएगा हर्डल का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो मैं आपके लिए पीपीटी बना रहा हूँ, पीडीएफ इसका बनेगा बाद में जब आपको शेयर करूंगा। ये इस तरीके से क्यों बनाता हूँ कि जब आप रिविजन करो ना, तो आपको बाकी का अगर किसी का मतलब नहीं पता तो वो भी मतलब आप सीख लो। ये एक क्वेश्चन अगर है तो किसी को स्टिमुलस का मतलब नहीं पता तो स्टिमुलस का मतलब भी पता लग जाएगा। और सो दैट आपको जब रिवाइज करो तो आपके लिए बड़ा इजी बन जाए, को दोबारा से वीडियोस ना देखनी पड़े। इस पर्पज से इस तरह के पीडीएफ में तैयार करूँ, पीपीटी वगैरह में तैयार करता हूँ। थोड़े से एफर्ट लगते हैं, वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब तक पहुंचा दीजिए। और बाकी अगर आप स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सेपरेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारी एप्लीकेशन पर, वो भी अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक फ्रेज हमारे सामने है, वेरी इजी अंडरलाइन करा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो हाँ, ऑप्शन में हमारे पास इडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए बेस्ट फ्रेज कौन सा रहेगा आपको वो बताना है। द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट। अब ये जो वेरी इजी है, इन 4 में से कौन सा फ्रेज इसमें बेस्ट रहेगा। 4 तरह के फ्रेज आपको दिए हुए हैं। पहले द लॉस्ट स्ट्रॉ, अ स्नोबॉल इफेक्ट, अ पीस ऑफ केक, फेयर एंड स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमा के तो बड़े सारे एग्जाम में पूछे गए, जेकेएसएसबी भी वीडियो रिपीट करा गया। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है एक फाइनल ऐसी चीज जो किसी बैड सिचुएशन को इतना और वो बना दे कि वो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाए। तो लॉस्ट स्ट्रॉ है ये, इसके बाद खत्म, मतलब आपने बड़े गलत काम कर लिए, अब और टॉलरेट नहीं कर सकते, इस तरह से लॉस्ट स्ट्रॉ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अ स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा कि एक सिचुएशन छोटी छोटी चीजें स्टार्ट हो रही है बट धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है और सीरियस होती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो स्नोबॉल इफेक्ट हम उसके लिए यूज करते हैं। अब पीस ऑफ केक होते जो बड़ा आसान हो, बड़े इजीली आप काम कर सकते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ केक। तो वही अ पीस ऑफ केक का मतलब वेरी इजी हो जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है किसी ऑनेस्ट वे में आप कोई काम कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कोई काम कर रहे हो, तब हम यूज करते हैं फेयर एंड स्क्वायर। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो आगे चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। यहां पर कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपके सामने है प्रिजर्व। आज इस प्रिजर्व का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है, क्या हो जाएगा। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखो जी,
प्रिजर्व का मतलब होता है कि किसी चीज को सेफ रखना, एज इट इज कंडीशन में उसको रखना, मेंटेन करके रखना, तो सिनोनिम इसका मेंटेन ही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंटिसिपेट। एक वर्ड हमारे सामने है एंटिसिपेट, इस एंटिसिपेट का सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा। देखो जी, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। एंटिसिपेट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पहले ही उसके बारे में मतलब गेस वो कर रहे हो, तो प्रेडिक्ट करना वही एंटिसिपेट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेडिक्ट करना। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपका जो कमेंट सेक्शन ही है वो मुझे मोटिवेट करेगा मैं और बेटर कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाऊं। बट आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे हो ज्यादा, तो मुझे लगता है कि आप सीरियस नहीं हो। मुझे वो सीरियसनेस चाहिए, वो मुझे कैसे पता लगेगा? आप शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो मुझे नहीं समझ आएगा। बट अगर आप वीडियो में कमेंट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे लगेगा हाँ वाकई में कुछ बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सीरियस है, तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करता जाऊंगा इस तरीके से। एक इडियम हमारे सामने क्रोकोडाइल टीयर्स। अब इस क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? इस इडियम का मतलब कब से वो पूछा गया, 4 तरह के ऑप्शन दिए गए। इसका मतलब आप नाम से भी समझा सकते हो, क्रोकोडाइल के टीयर। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है प्रिटेंड कर रहे हो कि आप दुखी हो बट हो नहीं एक्चुअली में, है ना। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का जो मतलब हो जाएगा, तो जैसे टू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे, एंड इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ये हमारे पास बेस्ट हो जाएगा कि आप दुखी तो हो नहीं हो लेकिन आप बता रहे हो कि मैं दुखी हूं ना। तो एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा और भी क्वेश्चन है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, और भी क्वेश्चन मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया है एंटोनियम आपको बताना अंडरलाइन वर्ड का। कंडेम यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ है, पूरे सेंटेंस में कहा गया अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कंडेम्ड द लेटेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स एज अ वेस्ट ऑफ मनी, टीचिंग एड्स एज अ वेस्ट ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंडेम्ड का आपको एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताना है। कुछ स्टूडेंट्स ने इस आइडिया को कंडेम करा है, मतलब कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूव करना, ये तो कंडेम करना। अब इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? डूम। डूम का मतलब होता है कुछ ऐसे जो फेल होने ही वाला है, पता है ना, डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, तो ये तो कुछ रिलेट नहीं कर रहा। अपलॉड की बात करेंगे, अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना, अप्रूव करना। तो कंडेम में आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपलॉड में आप प्रेज कर रहे हो, तो कंडेम का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो अपलॉड ही हो जाएगा ना। तो जैसे अपलॉज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में कंसोलिडेट का मतलब कंबाइन करना, यूनाइट करना, और कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब डिसएग्री करना। कॉन्ट्रडिक्टरी रिमार्क्स हम बोलते हैं ना, डिसएग्री करने वाले। तो जो कंडेम का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो अपलॉड ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे, कहा गया है सिनोनिम आपको बताना है किसका? नेटिव। एक वर्ड हमारे सामने है नेटिव, इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। मिस्टर स्मिथ बिलीव्स that various tribes or the native inhabitants of various corners of the world, यानी कि कुछ ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं वो इनहेबिटेंट है। नेटिव इनहेबिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? नेटिव का मतलब वो जो उसी जगह को बिलोंग करते हैं, जो पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं। तो नेटिव में क्या हो जाएगा? देखो फॉरेन का मतलब हो गया बाहर वाले, एलियन में मतलब बाहर, इन्वेजन तो होगा ना, अटैक बाहर से आगे आक्रमण करना। तो इंडिजिनस हमारे पास सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 की बात करेंगे, इडियम हमारे सामने है अ ब्लू आइड बॉय। इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया जो सबका फेवरेट हो, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है कि आप मतलब इडियोमेटिकली आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी को, ये हमारा फेवरेट है, या स्पेशली इसको चेरिश करा जा रहा है, या किसी जैसे ऑफिस में इसको चेरिश करा जा रहा है, इसको फेवरेटिज्म दिया जा रहा है, तो हम यूज करते हैं ब्लू आइड बॉय, यानी कि वन हु इज फेवरेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में कहा गया आपको सिनोनिम बताना है सीज्ड का। सीज्ड एक वर्ड आपके सामने है, इसका सिनोनिम क्या होगा आपको वो बताना है और यहाँ पे फिल कर देना, मतलब ही वाज सीज्ड फ्रॉम हिज जॉब, ये पूरा सेंटेंस था। अब सीज्ड की जगह कोई सिमिलर मीनिंग आप यहाँ पर ऐड कर दो। उसे उसकी जॉब से सीज करा गया, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं था, बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब कुछ समझ निकाल दिया होगा ना। तो वे आपसे पूछा गया। टर्मिनेट का मतलब होता है ना एंड कर देना, करियर एंड कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस आपको पता है, कमेंट्स का मतलब बिगिन करना, उसको तो निकालेंगे ना मिसकंडक्ट की वजह से, थोड़ी और बिठाएंगे वहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, एंटोनियम बताना है कर्स का।
ये बड़ा सिंपल सा है। कर्ज का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अगेंस्ट में किसी को हार्म पहुंचाने, कर्ज करना, तो कर्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना। बड़ा सिंपल सा एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन, आज का सेशन भी आपके जरूर बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद।